हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं तब भी आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। डेली पर डेली मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, चाहे वो हिंदी हो गया, चाहे वो सीडीपी हो गया या फिर मैथ साइंस। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो हमारी क्लास नंबर 6 जिसमें हम मैथ के पैडोलॉजिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले मैंने 5 क्लासेस दी हैं वहां पे भी मैंने मैथ के पैडोलॉजिकल क्वेश्चन को बताया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर बिल्कुल नए हैं तो आप पहले पैटर्न को देख लीजिए। मैंने सीटेट का पूरा पैटर्न जो है चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिएगा। देन उसके बाद में वीडियोस देखिए, आपका सीटेट इस बार हवा हवा में क्लियर हो जाएगा। मैं 100% आपसे वादा करता हूं। चलते फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ पैडोलॉजी के कुछ ओवरऑल 11 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और 100 टाइम रिपीट होते हैं अगर आप किसी बुक को उठा के देखेंगे तो। वही है, आज हमने बार बार आने वाले प्रश्नों का संग्रह आज हम करेंगे, समावेश करेंगे। क्लास नंबर 6 है और इससे पहले मैं 1 2 3 4 5 क्लासेस दे चुका हूं जहां पे हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देना ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप कर दीजिएगा, नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और जवाब दीजिएगा। हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, चीजों के प्रति समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। क्लियर? इतनी बात। चलते पढ़ते मेरे यार, और आई होप आप पढ़ेंगे। ऑप्शन बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन इसका क्लियर होगा। देखिएगा, लिखा हुआ है कि 44 लिखने के लिए कहने पर, यानी 44 लिखने के लिए, 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड क्लास यानी क्लास सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। कितना कितना लिखा? 404। यानी कोई क्लासरूम का जो टीचर है उसने किसी बच्चे से क्या कहा है कि आप 44 लिखिए। उसने बच्चे ने क्या किया है, 44 की जगह पे 404 लिख दिया है। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करोगे? यानी एक टीचर हो एज आप कैसे समझाओगे, कैसे समझोगे, कैसे संबोधित करोगे, कैसे आप बताओगे कि उसने क्या किया है यहाँ पे। क्लियर इतनी बात? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक टीचर है, एक शिक्षिका है जिसने क्लासरूम में 44 लिखने के लिए कहा तो बच्चे ने क्या किया, 404 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, इन्होंने बोला है। पढ़िए फर्स्ट ऑप्शन को। उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे। यानी जो उनकी प्रतियां हैं, प्रतियों मतलब क्लिप्स हैं, जो उनको क्या करेंगे, उनको सही उत्तर कर देंगे। मतलब ऐसे आप उनके सही उत्तर को कर देंगे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना करना है। जहां पे आपको बच्चा एक्टिव दिखे आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है कि ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। बिल्कुल सही बात यहां पे बोली गई है। यानी आप कॉन्क्रीट चीजों का उपयोग करिए जो जिनको बच्चा छू सके, टच कर सके, टच और फील कर सके ना। तो वो कॉन्क्रीट चीज का यानी सामग्री का यूज करे, तब बच्चा जल्दी सीखेगा ना। तो अब अगर आप बोलोगे कि अगर वो ठोस सामग्री यानी बढ़िया अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करता है तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा ना, नॉलेज को जल्दी इंक्रीज कर पाएगा। लिखा हुआ है कि उन्हें उन लोगों के साथ सममित करें या समाहित करें, किन लोगों के साथ में, जिन्होंने इसे सही ढंग से किया हो। यानी बच्चे को क्या करना है, उसके साथ में समाहित कर देना है, या उन बच्चों के साथ में समाहित कर देना है जो पहले से सही लिखते हो या माइंडेड बच्चे हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने क्लासेस में समावेशी शिक्षा के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। इसका मतलब होता है क्लासरूम में जब आप डिफरेंट टाइप के बच्चों को बिठाते हो, यानी एक क्लासरूम जो वहां पे है जहां पे बहुत तरीके के बच्चे बैठे होते हैं और आप उनको डिफरेंट टाइप के टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाते हो और विभिन्न विभिन्न अपने लेसन प्लान जो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जब आप सिखाते हो, है ना। तो बात यहाँ पे किसकी करी जा रही है, तो आप ऐसा करोगे क्या, है ना। तो आप उन बच्चों के साथ समाहित ना करें जबकि उनको सामग्री का यूज करवाएं, तो ये भी सही नहीं है। उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें, केवल सही उत्तर पता लगाने के लिए कहे तो कह दोगे नहीं। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन मिला हुआ है वो बी मिला हुआ है, जहां पे क्या बोला जा रहा है कि आप बच्चे को क्या करिए, ठोस सामग्री यूज करवाइए ताकि जल्दी जल्दी से बच्चा चीजों को सीख सके। आपने सुना होगा एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है प्याजे। प्याजे ने कहा है कि बच्चा जो होता है वो खुद से अन्वेषण करता है, यानी नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, ये प्याजे ने कहा है। और वैगोत्स्की की बात करी जाए तो वैगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जो होता है वो समाज में रह के सीखता है, यानी उसके आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, उनका अनुकरण करके सीखता है। तो कल्चरल टूल के माध्यम से तो वो समावेशी यानी वो बताया था वैगोत्स्की ने, और प्याजे ने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। क्लियर बात? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आगे क्या बोला जा रहा है। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा और एकदम 100 टाइम रिपीट होते हैं। किसी बुक को आप उठा के देख लीजिए, मैं वही क्वेश्चन डेली पर डेली डिस्कस करता हूं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के रख दिया बस पढ़ रहे हो, है टाइम पास नहीं करना। आपको पता है कि इतनी भारी संख्या में लोग फेल हो रहे हैं। अभी जो पेपर हुआ था उसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, लेकिन 3 लाख लोग पास हुए, केवल 3 लाख लोग पास हुए। तो ऐसे में आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। क्लियर इतनी बात?
देखो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2005 के अनुसार एनसीएफ की बात करी रही है, प्राथमिक स्कूल प्राइमरी स्कूल में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। यानी किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहे हैं। किसकी? प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहां पे बोला गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गणित यानी मैथमेटिक्स का क्या हिस्सा नहीं, पार्ट नहीं है, इन्होंने बोला है। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है? निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो आप बताओ क्या टेसेलन है, सिमेस्ट्री है, पैटर्न है, अनुपात? देखो तो टेसेलन की बात करें तो ये भी हमारा एक भाग होता है, सिमेस्ट्री भी इसका एक भाग होता है, पैटर्न भी इसका भाग होता है, लेकिन अनुपात क्या किसकी बात? प्राइमरी लेवल में अनुपात की बात नहीं है। प्राइमरी लेवल में क्या है? प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी लेवल में अनुपात की बात नहीं कही गई है। क्लियर इतनी बात? अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम अचीवमेंट, यानी अचीवमेंट यहाँ पे मेरा टाइपिंग मास्टर थोड़ा भूल गया है, अचीवमेंट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम अचीवमेंट करने के कारक हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जहां पे कम अचीवमेंट है। तो देखो यहाँ पे अभी अगर जेंडर की बात करी जाए तो कौन सा हो सकता है, इन्होंने बोला है कम अचीवमेंट है। तो किसकी बात है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करी जा रही है। ठीक है, गणित में किसकी बात करें? निम्नलिखित में से कौन सा गणित की बात करी जा रही थी, इसीलिए यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आगे क्या बोला गया है। पढ़िएगा, थोड़ा जल्दी बढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप भी बोर ना हो और सारी क्लासेस को फटाफट ऐसे देख डालो, एक बार रिवीजन कर डालो, बस काम खत्म हो जाए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना ही क्षेत्र हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्राफ पेपर और होता है और टाइले जो होते हैं, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी और डी। नीचे ऑप्शन अगर आए तो बी और डी लिख के आएगा, तो आप बी और डी लिख के आएगा तो आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। देखो यहाँ पे सिंपल बात कर रहे थे कि निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, विभिन्न आयामों के आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना, यानी सूत्र का उपयोग किए बिना एक क्षेत्र हो सकता है, तो वो ग्राफ पेपर में हो सकता है और टाइलों में हो सकता है। क्लियर? तो बी और डी जो है हमारे एकदम बढ़िया है ऑप्शंस। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इससे पहले अब देखो ये थोड़ी ये क्लास हो जाए, उसके बाद में हो सकेगा तो मैं सीडीपी की क्लासेस लाऊंगा फिर से, क्योंकि सीडीपी मैंने काफी दिनों से डिफाइन नहीं करी है और वैसे क्या नाम सीरीज डाल दी है मैंने बहुत सारी सीडीपी की भी क्लासेस, क्लास वाइज यानी सीरीज 1 सीरीज 2 ऐसे मैंने सीडीपी की बहुत सारी डाली है, लेकिन ये क्लास होने के बाद में मैंने कुछ मैथ्स की अब डाल दी है। अब हम थोड़ा सीडीपी पे फोकस करेंगे। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की, यानी पाइथागोरस प्रमेय आपने तो पढ़ी होगी, है पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी बचपन में, कर्ड स्क्वायर वाली को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की, सीट बांटी है जिस पर 4 समकोण त्रिभुज दिए खींचे गए हैं और उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने बच्चों को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए इस्तेमाल किया है। तो बताइए यहाँ पे क्या ये निगमन विधि है, क्या ये व्याख्यान विधि है, क्या ये प्रयोगशाला विधि है और क्या ये आगमन विधि है? देखो अगर बात करी जाए निगमन विधि में क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं और इसका मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे को सिखाते हो तो पहले आप रूल बताते हो, है पहले आप डेफिनेशन बताते हो। क्या बताते हो? पहले आप डेफिनेशन बताओगे और देन उसके बाद में आप बच्चे को एग्जांपल्स बताओगे। तो ये जो होता है वो निगमन विधि होती है, जिसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। यानी जब आप पहले परिभाषा बताते हो, नियम बताते हो, रूल बताते हो, उसके बाद में धीरे धीरे आप एग्जांपल पे जाते हो, तो वो हमारा निगमन विधि होता है। व्याख्यान विधि के बारे में तो एक्सप्लेनेशन आप जानते हो। प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी की बात हो रही है। आगमन विधि का मतलब होता है इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड। ये मैं बहुत कई बार डिस्कस कर चुका हूँ सीडीपी में भी। इंडक्टिव मेथड ये एक क्वेश्चन तो इस पे आना ही आना है कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है क्या नहीं है। तो इंडक्टिव मेथड में क्या है, पहले आप बच्चे को एग्जांपल्स देते हो। क्या देते हो? पहले आप बच्चे को एग्जांपल्स और फिर उसके बाद में बच्चे को आप रूल सिखाते हो। क्लियर इतनी बात? यानी सबसे पहले अगर बात करी जाए आगमन विधि में, तो आगमन विधि में इंडक्टिव मेथड में पहले आप एग्जाम्पल बताते हो, फिर एग्जाम्पल के बाद में धीरे धीरे आप रूल पे जाते हो, तो वो हमारा आगमन विधि होता है। और यहाँ पे भी कुछ यही बात करी जा रही है, पहले उनको चीजें प्रोवाइड करी जा रही है धीरे धीरे, उसके बाद में उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले छोटी चीजों का यूज किया जा रहा है, यानी एग्जाम्पल्स का यूज किया जा रहा है, उसके बाद में हम मेन टॉपिक पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आगमन विधि यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी बात हो रही है? निम्नलिखित में से यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है, समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है इसमें से कि 1/4 और 1/3 इसकी बात हो रही है, 1/4 और 1/3 से कम है। निम्नलिखित में से कौन सा यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति पूछी गई है। देखो मैं आपको मैथ नहीं सिखा रहा हूं, क्लियर, मैं आपको मैथ नहीं सिखा रहा हूं, मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि मैथ कैसे पढ़ाई जाती है, यानी पेडागोजी क्वेश्चन है ना, मैथ नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको कि आपको समझ नहीं आएगा, क्लियर, इतनी बात। तो यहाँ पे जो रणनीति जो है क्या लिखा हुआ है, एलसीएम विधि का उपयोग करके, यहाँ पे आप एलसीएम विधि का प्रयोग करके सिखाओगे हैं, क्या लिखा हुआ है, डायनेसिस लॉग डी विधि का उपयोग करके, संख्या चार्ट का उपयोग करके नहीं, पेपर लिखा हुआ है, पेपर स्टेप्स का उपयोग करते हुए आप इस ऑप्शन के साथ में जाओगे। बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, और ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर किए, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बना रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा हो, क्लियर इतनी बात। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ही आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है यार थोड़ी सी, तो आज हम कुछ कम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बताइए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होता है। यानी प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें लेसन प्लान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है, किसकी बात कर रहे हैं, लेसन प्लान की बात कर रहे हैं कि लेसन प्लान में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, वो भी किसमें, प्राइमरी स्कूलों में, किसमें, प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों में गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, यानी जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ा दोगे उसके अनुक्रम के बाद में आप सिखाओगे, ऐसा कुछ होगा। क्या लिखा हुआ है, संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। देखो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, लेखन गतिविधि और संदर्भ का प्रयोग नहीं कर, यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। देखो यहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा आपको एक्टिव दिख रहा है, जहां पे कम से कम बच्चे को चांस तो दीजिए, यानी वो कैसा वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, जब आप उसको चांस दोगे, पता चले आप उसको चांस ही नहीं दे रहे, काम करने का मौका दोगे, तब तो पता चलेगा कि उसने कहां तक सीखा है ना। उसका आकलन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा, जब आप उसको अवसर प्रदान करोगे सीखने के, क्लियर इतनी बात। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, पढ़िएगा आगे क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देख के आप बता सकते हो एक ही बार में, पेडागोजिकल क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे आपको मैथ लगानी पड़ रही हो, है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। देखो रचनावादी का, रचनावादी कभी, रचनावादी लेखक कौन है, जिनको मैंने बताया प्याजे हैं, वैगोत्स्की वगैरह हैं, ये सब रचनावादी, रचनावादी कैसे है, वैज्ञानिक है, रचनावादी वैज्ञानिक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि नहीं, यानी निगेटिव पॉइंट पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, निगेटिव पॉइंट, नहीं कौन सा हो सकता है, पढ़िएगा। गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए क्या लिखा हुआ, इंटरैक्शन से कई समझ बना सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जा सकता है। गणित और अन्य पाठ्य क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डालता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो गलत ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि जो पूछा गया था वही गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत गया था। क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसका उपयोग आप प्राथमिक साधन के रूप में आप उपयोग करोगे। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियर है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, विजुअलाइजेशन, क्या लिखा हुआ है, विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण, बिल्कुल बात सही है, विजुअल लर्निंग जो होती है वो एक गणित का महत्वपूर्ण भाग होती है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, ना तो इसकी बात करी जा रही है, ना इसकी विजुअलाइजेशन की बात करी जा रही है, जहां पे गणित जो है एक महत्वपूर्ण भाग है। किसको बोला गया था, यानी कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है, वही तो पूछा गया था। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। अब आगे चलेंगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बता दीजिए इसमें आंसर को कि कौन सा इसमें करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्या बोला जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान की जाए। यानी प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल में आप ज्यामिति यानी ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, उसके लिए वांछनीय अभ्यास की क्या पहचान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आंकड़ों की मान्यता तक सीमित रखना होना चाहिए, ऐसा होगा।
शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर और उदाहरणों को दिखाते हुए शुरू करना चाहिए, मे भी हो सकता है। बच्चों को अंतरिक्ष की, देखो ये नहीं, शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा, केवल परिभाषा रटाने से काम नहीं चलेगा। व्यापक ज्यामिति शब्दावली विकसित करना, केवल व्यापक शब्दावली विकसित करोगे हैं? बच्चों को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। ओके, आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम फिर से उसको एक बार चेक कर लेंगे अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है। फिलहाल के लिए आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता के जाइएगा। सेशन आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर तो कर ही देना यार, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो बता के जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। आज छोटा सा वीडियो था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी यार, इस वजह से हमने कुछ कम क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल के लिए मिलेंगे एक नई आशा और उम्मीद के साथ नए वीडियो में। आप कमेंट करिएगा कि जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पे वीडियो प्लान करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई।